तो आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। आप जानते हैं रजिस्टर दो ही प्रकार से जोड़े जाते हैं या इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल सीरीज भी हो सकता है। तो एक तो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि जब बहुत सारे रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हों तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पैरेलल में जो हम लोग डिराइव करेंगे वो करेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। ये हमें पैरेलल के लिए डिराइव करना है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज की क्लास में इसका एक डेरिवेशन होगा और दूसरा फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम लोग निकालेंगे, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे आज की क्लास में, तो ये सब ऐसे आपका पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में आपने ये सब पढ़ा था। बस सवाल की जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आपने आर इक्विवेलेंट के निकाले हुए हैं वहां पे सिंपल सिंपल टाइप के पढ़े थे, यहां पे थोड़ा उससे बेटर टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस प्रकार से पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये आपको आज की क्लास में डेरिवेशन करना है, ये आपको आज की क्लास में डिराइव करना है। बढ़े आगे, हेडिंग डालिए फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले हम लोग सीरीज करेंगे और बाद में पैरेलल का करेंगे। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन लिखिए, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखिए, राइट, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखिए, लिखा जाए when the registers are connected in such a way that when registers are connected in such a way that the tail of first register is connected with the head of another register, the tail of one register is connected with the head of another register, and the tail of third register is connected with, the tail of second register is connected with the head of third register. Such a combination is known as series combination. Such a combination is known as series combination. पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। तो हेड टेल पैटर्न में इसको कनेक्ट किया जाता है। इसको मैं कहूं अगर R1, इसको मैं बोलूं R2, इसको मैं बोलूं R3। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द करंट in series combination, the current in series combination remains same, यानी सेम या कांस्टेंट। करंट सीरीज में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। I इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 3, द पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशन gets divided.
सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड होता है। और पॉइंट नंबर 4, द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट, जो आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट जो आप कैलकुलेट करके क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं, is the value of R equivalent, the value of R equivalent is always greater than the सबसे बड़ा रजिस्टर क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट ही ना, the largest register, the value of largest register, the value of largest रजिस्टर, जो सबसे बड़ा रजिस्टर है उसका जो वैल्यू होगा उससे बड़ा आपका क्या निकलेगा, आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा। द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द रजिस्टर, जो सबसे बड़ा रजिस्टर होगा उसकी वैल्यू से बड़ा आपका क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं? ये चार बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, और इसके आधार पर हम लोग डेरिवेशन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के आधार पर हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये 3 रजिस्टर्स हैं जो इस प्रकार से एक बैटरी से क्या किए गए हैं, कनेक्टेड है। एक बैटरी से क्या है, कनेक्टेड है। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। और हम लोग इसी का क्या पता करना चाहते हैं, इसी का हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना चाहते हैं। अगर इन सब की जगह पर एक ही हम लोग क्या कर दें, रजिस्टर लगाएं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। जहां पर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये हम लोग को क्या करना है, पता करना है। डन। अब देखिए, यहां से चूंकि आप जानते हैं कि करंट सेम रहने वाला है, तो पोटेंशियल जो क्या होगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। यानी पहले रजिस्टर पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V1 होगा, दूसरे रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V2 होगा, और थर्ड रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V3 होगा। और क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहां से V की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है, तो R इंटू आई इक्वलेंट लिख सकते हैं। और इस तीनों के लिए जब आप V1 लिखेंगे तो V1 क्या लिखेंगे, I इंटू R1, V2 क्या लिखेंगे, I इंटू R2, और V3 क्या लिखेंगे, I इंटू R3। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। उसके बाद ये सारे वैल्यूज को आप कहां पुट कर देंगे, आप पहले वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। जब आप इसको पहले वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, वहां से V इक्वलेंट के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, V के जगह पे क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर इक्वलेंट। V1 के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, I इंटू R1, V2 के जगह पर I इंटू R2, और इसके जगह पर I इंटू R3। ये तो R इक्वल I इंटू आर इक्वलेंट ही हो गया। I कॉमन होगा तो क्या लिख सकते हैं, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I से I क्या हो गया, कैंसल हो गया, और आपके पास बचा R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये आपका क्या निकल कर आ गया, ये आपका क्या निकल के आ गया, इस तीनों का इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आ गया। R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। करंट कांस्टेंट था इसलिए हमने तीनों में I1 नहीं लेके क्या ले लिया, I ले लिया। और पोटेंशियल चूंकि वो हो रहा था, क्या कहते हैं, डिवाइड हो रहा था, तो इसलिए हमने यहां पर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ले लिया। डन। कोई दिक्कत, बढ़े आगे। अब फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स के लिए आप क्या लिखोगे, आप n नंबर ऑफ रजिस्टर्स के लिए लिखोगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस
R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। और यही मैंने आपसे कहा था अभी कि ये हम लोग आज की क्लास में डिराइव करेंगे, जो कि बड़ी जल्दी से डिराइव हो गया। नहीं, अब इसके आगे ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला, फॉर n नंबर ऑफ सेम रजिस्टर्स, अगर सारे कैसे हो जाएं, सेम हो जाएं, सेम रजिस्टर्स, तो क्या होगा, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू होगा R3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू R। सारी वैल्यू R हो जाएगी, तो R इक्वलेंट किसके बराबर हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस डॉट 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 n टाइम्स R होगा ना। और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये NR के बराबर हो जाएगा। R इज इक्वल टू किसके बराबर, NR के बराबर। तो ये n नंबर ऑफ रजिस्टर्स अगर किस में होते हैं, सेम होते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा होता है। डन। यहां पे आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन समाप्त हुआ। हेडिंग डालिए फॉर, सीरीज कॉम्बिनेशन समाप्त हुआ। हेडिंग डालिए फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, देखिए 3-4 बातें इसकी भी इंपॉर्टेंट है। पहला, पैरेलल आप कब कहते हैं किसी रजिस्टर्स को कनेक्शन में, जब सारे हेड एक साइड कनेक्टेड हों और सारे टेल एक साइड कनेक्टेड हों। सारे हेड एक तरफ हों और सारे टेल्स एक तरफ हों। जैसे ये इसका हेड था, ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, ये एंड इसका टेल है, ये एंड इसका टेल है और ये एंड इसका टेल है। जब सारे हेड एक तरफ हों और सारे टेल एक तरफ हों तो जो कॉम्बिनेशन बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो लिखिए, when all the heads are connected together, all the heads of all the registers are connected together and all the tails of all the registers are connected together, all the heads of all the registers are connected together and all the tails of all the registers are connected together, such type of combination is known as, such type of combination is known as, such type of combination is known as which combination, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जहां पे सारे हेड को एक तरफ और सारे टेल को एक तरफ, हेड हेड एक साइड हो जाएगा सारा और टेल टेल एक साइड, तो वहां पे हेड टेल कॉम्बिनेशन होता है। यहां सारा हेड एक तरफ और सारा टेल एक तरफ। पॉइंट नंबर 2, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of conductor, across the terminals of the resistors remains same, सेम या कांस्टेंट। तो वहां पे करंट कांस्टेंट था, यहां पर क्या कांस्टेंट है, यहां पर वोल्टेज कांस्टेंट है। यहां पर क्या कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है। हियर V इज इक्वल टू कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है यहां पे। और पॉइंट नंबर 3 है, द करंट इन द सर्किट, द करंट इन द सर्किट गेट्स डिवाइडेड, गेट्स डिवाइडेड, करंट यहां डिवाइड होता है। और चौथी बात, द आर इक्वलेंट वैल्यू, यानी द वैल्यू ऑफ आर इक्वलेंट इज स्मॉलर देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ रजिस्टर, स्मॉलर देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ
रजिस्टर, जो सबसे छोटा रजिस्टर है उससे भी छोटा आपका क्या आएगा, ये वाला आर इक्वलेंट आएगा, यहां पर वाला ये वाला आर इक्वलेंट उससे भी क्या आएगा, छोटा आएगा। क्लियर? ये सारी बातें लिख लिए, बढ़े आगे। अब डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। ये आपका पहला रेजिस्टेंस, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस, ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस। इस प्रकार से हमने सारे रेजिस्टेंस को क्या कर लिया, जोड़ लिया है। इन सबको एक बैटरी से आपने क्या किया, कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ स्विच, और इस प्रकार से आपने सर्किट कंप्लीट की है। यहाँ पर ये V वोल्ट है, यहाँ जो करंट है वो I है, ये पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2 और तीसरा रेजिस्टेंस R3। इसी का आपको क्या बनाना है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। आप इस तीनों रजिस्टर के जगह पर एक ही रजिस्टर डालना चाहते हैं, वोल्टेज अभी भी उतना ही होगा, स्विच के साथ अभी भी वो कनेक्टेड है। ये V वोल्ट का सप्लाई है, करंट I है, और यहाँ पर आप क्या निकालना चाहते हैं, R इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं। यहाँ पे क्या मैं V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ, और यहाँ पर जो नेट करंट आया है ये 3 भाग में डिवाइड होगा, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द करंट गेट्स डिवाइडेड एंड वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो चूंकि ये करंट डिवाइड हो रहा है तो क्लियरली यहां से दिखाई दे रहा है कि I इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। अब I1 क्या होता है, I1 होगा V बाई R1, I2 क्या होगा, V बाई R2, और I3 क्या होगा, V बाई R3। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानिए, और इसके जगह पर आप इन सारी वैल्यूज को रिप्लेस करिए। I के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी I के जगह आप लिख सकते हैं V बाई R इक्वलेंट, I1 के जगह पर V बाई R1, इसके जगह पर आप लिखेंगे V बाई R2, और इसकी जगह पे लगेंगे V बाई R3। ये तो एज इट इज रह जाएगा, यहां से मैं V कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। वोल्टेज कांस्टेंट होता है, कट गया, और आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। कोई डाउट है तो पूछिए। सिंपल है, सिंपल सा डेरिवेशन है, कोई बहुत रॉकेट साइंस है नहीं, और कोई पहली बार आप कर भी नहीं रहे हैं, कई बार आप किए हैं, क्लास 10th में भी आपने किया है। फॉर n number of registers, for n number of registers, for n number of registers क्या होगा फॉर्मूला, 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn। ये आपका 1 अपॉन R इक्वलेंट का फॉर्मूला हुआ फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। पॉइंट नंबर 2, फॉर n नंबर ऑफ सेम रेजिस्टेंस, सेम रजिस्टर्स, सेम रजिस्टर होगा तो सेम रजिस्टर मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू R। तो 1 अपॉन R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस डॉट 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 1 अपॉन R n टाइम्स। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ये n बाई R आएगा, और जब R इक्वलेंट निकालिएगा तो आंसर आएगा R बाई n।
आएगा R बाई N। ये आपका दूसरा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। डन, लिख लिए, बढ़े आगे। डन। अब फॉर 2 रजिस्टर्स, ज्यादातर केस में हम लोग जो सवाल सॉल्व करेंगे वहां पे 2 ही रजिस्टर आता है, R1 एंड R2। तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू होगा 1 बाई R इक्वलेंट होगा 2 रजिस्टर्स के केस में 2 ही रजिस्टर है, R1 एंड R2। तो 1 अपॉन R इक्वलेंट होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। R इक्वलेंट जब आप सॉल्व कीजिएगा ये आएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको भी आपको क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जब 2 ही रजिस्टर होंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनकर आता है। और अगर ये 2 रजिस्टर्स भी सेम हो गए, स्पेशल केस, जब ये दोनों रजिस्टर्स भी क्या हो गए, सेम हो गए कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R हो गया, तो इस फॉर्मूला में आप डाल दीजिए तो ऊपर आ जाएगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R, एक R से एक R कैंसिल, आ जाएगा R बाई 2। तो R इक्वलेंट जब 2 रजिस्टर सेम लगे होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। डन। तो ये कुछ रजिस्टर्स के स्पेशल केसेस हैं जो आपने अभी देखा। डन। ये बात मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं कि जो R इक्वलेंट की वैल्यू होती है, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ही यहां पर ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास R1 दिया हुआ है 5 ओम, R2 दिया हुआ है 10 ओम। आपका जो R इक्वलेंट आएगा ये क्या आएगा, फॉर्मूला भी आपने लिखा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। सॉल्व कीजिएगा, यह आएगा 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज इक्वल टू 50 बाई 15, 15 तिया 45, और उसके बाद बच गया फिर से आपके पास 5, यानी 3.33 ओम आपका आंसर आया। आप देखिए जो सबसे छोटा वैल्यू था, सबसे छोटा वैल्यू क्या था, 5। आपका जो R इक्वलेंट आया है ये 5 से भी क्या आया है, छोटा आया है। तो जो R इक्वलेंट का वैल्यू है ये ऑलवेज जो आपका सबसे छोटा रजिस्टर है उससे भी इसकी वैल्यू क्या आती है, स्मॉल आती है। ये बात आपने प्रूफ कर ली। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चंस का बौछार। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी जल्दी हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करते चलिए, आंसर बताते चलिए क्या आंसर आ रहा है। आपको इसका क्या बताना है, RAB बताना है। यहां पर ये A टर्मिनल है और ये B टर्मिनल है, ठीक है। तो क्लियरली ये दोनों मिलाकर क्या हो गया 20, ये दोनों मिलाकर क्या हो गया 20, 20 और 20 फिर 10, 10 10 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 ओम हो गया। डन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ये A टर्मिनल है, ये A है, ये B है, और आपको ये 60 दिया हुआ है, ये भी 60 दिया हुआ है, और ये भी 60 दिया हुआ है, और आपसे कह रहा बताओ RAB क्या होगा। ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। तीस 20 इज द करेक्ट आंसर। 20 ओम विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिए कैसे 20 ओम हुआ।
ये व्हीटस्टोन ब्रिज, हट दे उधर। ये ए टर्मिनल है, जहां तक रजिस्टर नहीं है वो भी ए ही होगा। ये बी है, जहां तक रेजिस्टेंस नहीं है वो भी एट सेम पोटेंशियल। अब ध्यान से देखिएगा, ए बी और ए बी के बीच में क्या है, 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ए बी और ए बी के बीच में 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं। थोड़ा सा सर्किट को आपने सॉल्व किया, 60 है 60 है 60 है, 60/3 और 60/3 होगा तो क्या हो जाएगा, 60/3 कितना हो जाएगा, 20 ओम आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा एक अच्छा टाइप का सवाल है। अगला सवाल देखिए, सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक सवाल है जहां पे है तो वैसे आसान सवाल ही, पर ऐसा एक सवाल दिया है, आपको बताना है इसका आर इक्वलेंट क्या होगा। सवाल आसान है, बस थोड़ा सा लेंदी है। ये बी है, ये ए है, एंड ईच रेजिस्टेंस इज, सारा का सारा रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम का है। मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, ईच रजिस्टर इज ऑफ 12 ओम। आपको आर ए बी बताना है, आर ए बी क्या होगा, 9 क्लियर। ये 12, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12, चारों 12 हैं। 4 बार 12 मतलब 12/4, 12/4 क्या आएगा, 3 आएगा। ये भी 12/4 क्या आएगा, 3 आएगा, और लास्ट वाला भी 12/4 क्या आएगा, 3। 3 + 3 + 3 तीनों सीरीज में, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 ओम आपका क्या होगा, आंसर होगा। डन। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा वो कैसा होगा, ये 3 ओम, फिर ये 3 ओम और फिर ये 3 ओम। ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये भी 3 ओम का है। ये ए है, ये बी है, और सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 ओम आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 9 ओम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सरल सवाल है, अभी ज्यादा टफ क्वेश्चन तो करा नहीं रहे। अगला ये क्वेश्चन लिखना होगा, लिखिए। अ रजिस्टर ऑफ 24 ओम, अ रजिस्टर ऑफ 24 ohm is bent in the form of a circle, what is the effective resistance between point A and B? The resistor of 24 ohm is bent in the form of a circle. What is the effective resistance of the point of between points A and B, between point A and B, point A and B। सवाल देखिए, बड़ा ही उम्दा किस्म का सवाल है। ये एक सर्कल है और इस सर्कल में ये आपका सेंटर होगा ना, कोई एक पॉइंट तो यहाँ सेंटर होगा। यहाँ से ये एक लाइन खींचा गया है और ये एक लाइन खींचा गया है। ये एंगल 60 डिग्री का है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपसे कह रहा है बताइए आर ए बी कितना होगा। आए, ये सवाल को सॉल्व कीजिए तो समझ में आए कि थोड़ा सा बुद्धिमान है आप लोग। ये एक अच्छा सवाल है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन।
पूरा वायर, मतलब ये जो पूरा वायर है इसका रेजिस्टेंस 24 ओम है। अरे वो सब बना रहे थे, वो तो अच्छा समझ नहीं गया, लल्लू बुच्चू 10 क्लास वाला सा। ये बनाना है एरिया, मैं क्या पता एरिया का यहाँ कोई काम ही नहीं है। सेक्टर क्या चीज, मतलब क्या, एरिया ही तो नहीं निकालना है ना। लेंथ का क्या काम है यहाँ, पाई आर क्या एल होगा, ऐसे कुछ होता है, एल आर के बराबर होता है, वेयर आर इज रेडियस एंड एल इज द लेंथ। हाँ ये सब का यहाँ कुछ काम ही नहीं है, तुम झूठ मूठ के मैथ्स लगा रहे हो, ये फिजिक्स है नूनू, नॉट मैथ्स। अभी देखिए मतलब कहने का ऐसा हुआ है कि हमारे पास ये दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। कौन सा कलर से लिखना चाहिए जो अच्छा दिखे, यहां से लिखते हैं। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। पूरा वायर का रेजिस्टेंस इतना था, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि इसको मैं R1 बोल देता हूं अपर पार्ट को, और इसको मैं क्या कह देता हूं R2 बोल देता हूं। तो R1 कैन बी रिटन एज 24 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 300, और R2 क्या होगा, R2 होगा 24 बाई 360 इंटू 60, होगा कि नहीं होगा बताइए। हाँ टोटल एंगल 360 डिग्री, उस 360 में से 60 डिग्री नीचे वाला है और ऊपर वाला कितना डिग्री है 300, और ये वैल्यू किसकी है, टोटल 24 में से ही तो है, तो 24 ओम। तो आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे, नीचे वाले का 4 ऊपर वाले का 20, ये 4 ओम और ये 20 ओम, सॉल्व कीजिएगा वही आएगा। और एक बार आपको R1 R2 मिल गया, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, या डायरेक्टली जो फॉर्मूला मैंने बताया था R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। कहीं सीरीज में होगा, एक नीचे से गया है एक ऊपर से गया है, दो पॉइंट के बीच में दो हेड दो टेल जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा R इक्वलेंट इज इक्वल टू ऊपर तो हो गया 80 और नीचे कितना हो गया 24। इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 10/3, और इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 3.33 ओम। R equivalent is equal to 3.33 ohm is the correct answer. 3.33 ohm is the correct answer. क्या मुन्ना, अच्छा सवाल, यू आर अ गुड क्वेश्चन। बढ़े आगे, अगला सवाल लिखिए। क्या बात, अ लेटर ए, ये भी एक अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। अ लेटर ए कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म वायर, a letter A consists of a uniform wire of resistance, consists of a uniform wire of resistance, a uniform wire of resistance, uniform wire of resistance 1 ohm per centimeter, 1 ohm per centimeter, 1 ohm per centimeter. The sides of letter are each 20 centimeter long. The sides of letter is 20 centimeter long and 20 centimeter long, and cross section is of 10 centimeter long.
क्रॉस सेक्शन इज ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्रॉस पीस इन द मिडिल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्रॉस पीस, क्रॉस सेक्शन नहीं सॉरी, क्रॉस पीस इज ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है भाई, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, while the apex angle is 60 degree, while the apex angle is 60 degree, कितना डिग्री है 60 डिग्री, of the letter between two ends of the leg, of the letter between two ends of the leg, two ends of the leg, आपको क्या करना है, फाइंड दी आर इक्विवेलेंट, फाइंड दी आर इक्विवेलेंट, फाइंड दी आर इक्विवेलेंट। सॉल्व कीजिए, ये भी एक अच्छा सवाल है, ये भी एक अच्छा सवाल है, सॉल्व कीजिए। हाँ, ऊपर वाला एंगल बस सॉल्व करना है, दिया है सब कुछ। हाँ, बीच वाला जो ए में, ए जब ऐसे लिखते हो तो एक ये भी तो क्रॉस पीस डालते हो, वो क्रॉस पीस है, और ये पूरा 20 सेंटीमीटर है, ये पूरा 20 सेंटीमीटर, और बीच वाला 10 सेंटीमीटर है। हाँ, तो ये पूरा 20 हो गया, उधर भी 20 हो गया, और ये 10 हो गया। अब ये 20 भी दो भाग में डिवाइडेड है, तो ये 10, ये 10, ये 10, ये 10। तो अगर इसका डायग्राम बना लिए तो आंसर तो बन ही जाना है। इसका डायग्राम कैसा होगा, आर होगा, बताता हूं, ये ए और ये बी, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, और ये भी 10 ओम। ये निकला कैसे, तो लिखा है 26.66 है, कितना है 26.66 26.66, सही है। ये एक बार बन गया तो फिर और इसमें ज्यादा कुछ जान नहीं रह गया, क्यों, उसने बोला है ना 1 ओम पर सेंटीमीटर, 1 ओम पर सेंटीमीटर। तो ये अगर 1 ओम पर सेंटीमीटर है तो ये वाला लेंथ के बारे में उसने बोला है कि ये कितना दूरी का है, ये 20 सेंटीमीटर का है, और इधर वाली भी जो दूरी है वो कितने की है, 20 सेंटीमीटर की है। अगर ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, और बीच वाला उसने बोला है 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ओम, तो 20 सेंटीमीटर बराबर 20 ओम, इधर भी 20 ओम और बीच वाला 10। लेकिन ये 20 ओम भी दो भाग में डिवाइडेड है, दो भाग में डिवाइड होने की वजह से ऊपर वाला 10, नीचे वाला 10, इधर 10, इधर 10। और अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों किसमें आ गया, सीरीज में, वो ये दोनों कितना आ गया, पैरेलल, और फिर वो तीनों किसमें आ गया, सीरीज में। और जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर आएगा I इक्वलेंट इज इक्वल टू 26.67 ओम, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आया? तो इस तरह का छोटा मोटा सवाल तो कर ही लेंगे आप लोग। अगला, यू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 6। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और इस सर्कल के यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R लगाया गया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस है।
वैल्यू है, ये भी 6R है, ये भी 6R है और ये भी 6R है, और इस पॉइंट को A माना गया है और इस पॉइंट को B माना गया है। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, यानी आपको RAB निकालना है। आपको क्या निकालना है? RAB निकालना है। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, देखिए कि आपसे निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, 1.5 है। अब देखिए क्वेश्चन तो आपके सामने लिखा हुआ है। अब इस तरह के सवाल में जहां पर आपको इस तरह का वैल्यू सब दिया रहता है, हम लोग अगर नहीं जानते हैं कि क्या है, तो एक चीज तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको अप्रोच करेंगे। ये पॉइंट ए है, जहां तक रेजिस्टेंस नहीं है वहां तक को आप क्या मान लीजिए? ए मान लीजिए। यहां भी रेजिस्टेंस नहीं, इसको भी आपने क्या मान लिया? ए मान लिया। लेकिन यहां जैसे ही रेजिस्टेंस क्रॉस किए, कुछ एक पॉइंट अब अलग सी मानना होगा, क्योंकि आप एक रेजिस्टेंस क्रॉस कर गए हैं। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाइएगा, वहां पर 3 पॉइंट है। ए एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है। ए और सी के बीच में देखिए 3 ठो रेजिस्टेंस लगा हुआ है। एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, और तीनों का वैल्यू किसके बराबर है? 6R, 6R एंड 6R। और CB के बीच में क्या लगा हुआ है? सिंपली एक R लगा है। तो अब मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ गया होगा। इसका RAC 6R/3 दैट इज इक्वल टू 2R, और ये क्या आ गया? RCB जो है वो कितना है? R है। तो आपसे RAB पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 2R + R, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, और आंसर क्या आ जाएगा? 3R। कहां पे? यहां? अरे हम क्यों छोड़ेंगे? अरे ऐसे कैसे छूट जाएगा? डन। एक और सवाल करिए, फिर आज की क्लास समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिमिलर, उसी सब टाइप का। डन। ये एक सर्कुलर वायर है, ये एक सर्कुलर वायर है जहां पर ये A है और ये क्या है? B है। डन। यहां पर 30 ओम, इस तरफ, सॉरी यहां 30 ओम बोल रहे हैं, 3 ओम, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 8 ओम है, और यहां पर एक वायर है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 30 ओम। ये 30 ओम है। आपसे कह रहा RAB निकालो, 3, 6, 8, 30। आपसे कह रहा बताओ क्या RAB कितना होगा? ये आपसे सवाल पूछा है। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड। तो इस पॉइंट को C मान लेना चाहिए, और जहां तक रेजिस्टेंस नहीं है वहां तक ये भी A, ये भी A। अब ये तो रेजिस्टेंस आ गया तो नहीं, तो A, C और B वापस से वही 3 पॉइंट निकल कर आया है। तो इसका जब आप इक्विवेलेंट बनाइएगा, एक पॉइंट होगा A, 2 A और C के बीच में 2 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, A और C के बीच में 2 रजिस्टर्स लगे हुए हैं। फिर A और B के बीच में भी और CB के बीच में भी। तो पहले C और B को बना लेते हैं, C और B के बीच में बना लीजिए, और A और B के बीच में भी लगा हुआ है। देखिए A और B भी है ना, तो ये नीचे वाला 30, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 6 ओम, और ये हो गया 8 ओम। पहले कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आप वैसे सर्किट में बदलिए जो सर्किट आपके समझ में आए। अब ये दोनों पैरेलल, जो आया वो सीरीज, और फिर वो दोनों पैरेलल। तो आप पहले RAC निकाल लीजिए।
आर ए सी निकालिएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो हो जाएगा 18 बाई 9 दैट इज इक्वल टू 2 ओम। और ये 2 और 8 कितना हो गया, तो आर ए बी ऊपर वाली लाइन में आर ए बी डैश बोल रहा हूं इसको, ये कितना हो गया 8 ओम प्लस 2 ओम दैट इज इक्वल टू 10 ओम। और नीचे भी आर ए बी है, ये कितना दिया हुआ है 30 ओम है, और ये दोनों किसमें है पैरेलल में है, तो आर ए बी इज इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2 दैट इज 300 डिवाइडेड बाई 40। सॉल्व कीजिएगा, आर ए बी क्या निकल के आएगा 7.5 ओम, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आर ए बी इज इक्वल टू 7.5। समझ में आया? तो जितना आसान आप आर इक्विवेलेंट को समझते थे उतना आसान ये है नहीं, तब जबकि मैंने अभी भी एक भी बहुत अच्छा सवाल नहीं करवाया है, ये सब नॉर्मल सवाल है। अगली क्लास में आर इक्विवेलेंट को ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे बाय सॉल्विंग फ्यू मोर गुड क्वेश्चंस, जहां पे आपको सिमेट्रिकल सर्किट, व्हीटस्टोन ब्रिज और उससे रिलेटेड कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल ये मैं अगले क्लास में कराऊंगा। फिर हम लोग किरचॉफ्स लॉ की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।